हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल ओनली फॉर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट, जिसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और नाम है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। तो हम इस चैप्टर में टू दी पॉइंट बात करेंगे, एनसीईआरटी की बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे? एनसीईआरटी बेस्ड बात करेंगे, कंटेंट है और एनसीईआरटी की बुक हमारे पास पीडीएफ के रूप में है। सारा पीडीएफ हमारा सेट है यहाँ पे, हम सारा कुछ कंटेंट काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटेंट को। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है इसमें क्या। पहला है आपका यहाँ पे क्या, देखिएगा करा क्या इसमें, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं पता है आपको? स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का ये। ओके, देखिएगा हम क्या बात करेंगे यहाँ पे। इस चैप्टर में क्या कहा रहा है एनसीईआरटी, देखिएगा। कहा जा रहा है आपसे कि बात कब है इसमें, 1665 ईस्वी में। क्या है? 1665 ईस्वी में साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कब आए थे? 1665 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या क्या किया, सेल का डिस्कवर किया। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। मैं यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट कुक saw that the cork resemble the structure of honeycomb consisting of many little compartment। उन्होंने क्या देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान, ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको एक स्ट्रक्चर दिखा, उन्होंने क्या कहा? सेलुला कहा। क्या कहा? सेलुला। और सेलुला का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। सेलुला का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट करने से अच्छा रहेगा आप क्या कहें? लिटिल रूम, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? लिटिल रूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिटिल रूम बोलेंगे। तो 1665 में वेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। देखिए आगे ना, उन्होंने खुद से डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप का, और उनमें सेल के बारे में स्टडी किया, सेल को देखा और ये स्टडी कर पाया। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स। उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स को उन्होंने क्या कहा? सेल्स कहा। करा है कि सेल्स लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम। आ गया ना, सेल से क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा रूम? लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब छोटे छोटे कमरे। देखिए मैं आपको बनाने की मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा कॉर्क सेल है। अच्छा, ये लिविंग था कि नॉन लिविंग था? ऑब्वियसली यार, ये क्या था? नॉन लिविंग था। ये क्या था? अभी ऑब्वियसली नॉन लिविंग था। ये क्या था? नॉन लिविंग ही था। इसमें क्या देखा उन्होंने? छोटे छोटे कमरा देखा, इस तरह का कंपार्टमेंट लाइक उनका स्ट्रक्चर देखा, जिन्होंने इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा था? लिटिल रूम कहा। क्या कहा? लिटिल रूम उन्होंने कहा। कौन? रॉबर्ट हुक ने कहा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह क्या कि दिस में सीन टू वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हाँ, बोर्ड भी इरेज करना पड़ता है ना इसमें, है ना। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या कहा। तो उन्होंने सेल को लैटिन वर्ड में क्या कहा? लिटिल रूम कहा। यहां तक हमारा हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि हम लोग इसके वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used in biology। कहा गया है क्या कि जब से इन्होंने हम लोग ने इस तरह का इन्वेंशन हुआ, माइक्रोस्कोप को उन्होंने देख खोज किया, तब से हमारा क्या हुआ? लगातार इसमें क्या हुआ? लगातार
ग्रोथ होता ऑब्जर्व करने लगा, लोग देखते गए, पढ़ते गए, इसके बारे में जानकारियां मिलता गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। फिर उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जो है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है क्या है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप। कह रहा ना कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज का बना होता है। तो देखिएगा ध्यान से, जो एनसीईआरटी में लिखती क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी जो लिखती है यहाँ पे कहता है क्या कि यह आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है। ये डायग्राम में क्या देख रहे हैं, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखिए क्या क्या है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस स्लाइड पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इस स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जिस चीज को हम देखना चाहते हैं, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी आंख को लगाते हैं, आई पीस के पास लगाते हैं, और ये हमारा बॉडी ट्यूब होता है। क्या होता है, बॉडी ट्यूब होता है। और यहाँ पे हमारा लेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। लेंस नहीं बल्कि क्या है, मिरर लगा हुआ है। इस माइक्रोस्कोप में तो यहाँ हम लोग आई पीस का मतलब क्या हुआ, आई पीस का मतलब आप देख पा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, आई पीस का मतलब आप देख पा रहे हैं। यहाँ से क्या है, आप यानी कि यू, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है। फिर आप क्या करें, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है जिससे रिफ्लेक्ट होगा। ये आपका बेस है ताकि इंस्ट्रूमेंट खड़ा रह सके, बेस के सपोर्ट से लगा रहे। कंडेंसर लगा हुआ, इस तरह का मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए अब एक लिविंग सेल का देखने का क्या तरीका है, जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख दिया है। देखिएगा ध्यान से, आप देख पा रहे हैं ये लिया गया है ओनियन सेल। क्या लिया गया है, ओनियन पिल। ओनियन पिल लिया गया, उसमें से देखा गया क्या कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत लिटिल कमरा जैसा दिख रहा है आपको। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, देखिए दिख रहा है, लिटिल कमरा जैसा दिख रहा है आपको। तो इस तरह का कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने क्या कहा, सेल्स कहा। इसमें कहा क्या क्या दिखा उनको, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। देखिए ये सब क्या है, आपको न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। ये सब क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके। चलिए अब चलता हूं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है वो हम लोग मूव करता हूं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, इसमें व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। कहा कि दीज स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू द ईच अदर टुगेदर दे फॉर्म बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब का मतलब जो ओनियन है उसको हम लोग बल्ब भी बोलते हैं। जैसे कि आपने पोटैटो को ट्यूबर कहते हैं आप, उसी प्रकार ओनियन को हम लोग बल्ब भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या डिफरेंट साइज होता है, सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, विजुअल अंडर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ओके, द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल बी लुक द सेम रिगार्डलेस साइज ऑफ द ओनियन दे कम फ्रॉम। These small structure that we see are basic building units of the onion bulb. These structure are called cells. देखिए ध्यान दीजिए, उन्होंने ओनियन के अंदर उन्होंने क्या देखा, छोटे बहुत ही बेसिक बिल्डिंग देखा। उन्होंने क्या कहा, उसको सेल्स कहा। नॉट ओनली ओनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड द मेड अप ऑफ सेल। देखिए ऐसा कहा है कि ऐसा ओनियन भी नहीं है बल्कि ऑल लिविंग सेल। देखिए लिखा हुआ है, कहा नॉट ओनली ओनियन, सिर्फ ओनियन में ही नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड द मेड अप सेल्स, हाउएवर दे आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। उसमें भी देखा गया कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से बने हुए हैं और बहुत सारे मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। ओके, तो ये रहा, इस कहानी की बात रही। तो एनसीईआरटी एक स्टोरी की तरह है, हम लोग आगे थोड़ा देखते जाएंगे थोड़ा सा। देखिए हाँ, ये वाली जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, इसके बारे में अधिक जानकारी बाद 1665 में सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। डेट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, माइक्रोस्कोप आया, जिनका खोज कौन किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहुक साहब आए साइंटिस्ट ने। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर 1831 में उन्होंने क्या, रॉबर्ट ब्राउन नोट हुक, ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस का खोज किया। ब्राउन ने किसका खोज किया, न्यूक्लियस का खोज किया। कब 1831 में। ओके,
फिर देन उसके बाद हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, रॉबर्ट ब्राउन। पुरकिंजे 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। फिर पुरकिंजे, जिनको जेई पुरकिंजे बोलते हैं, पुरकिंजे ने क्या किया, 1839 में प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। फिर सेल थ्योरी आ गया, सेल थ्योरी दोनों को ले आया, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, सेल थ्योरी क्या कहा कि दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंट बाय टू बायोलॉजिस्ट, एक स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन थे और दूसरा साइंटिस्ट का नाम क्या था, टी स्वान। दोनों दो देश के थे और दोनों के 2 डिग्री थी। कौन कौन थी, एक थे स्लाइडेन साहब थे और दूसरा स्वान साहब थे। एक क्या थे, स्लाइडेन जो थे बोटेनिस्ट थे, क्या थे, बोटेनिस्ट थे, मतलब इनको वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे के बारे में ज्यादा जानकारी देते थे। लेकिन स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। जैसे कि हमारी डिग्री क्या है, जो मैं जूलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हमारी जो बीएससी एमएससी जो हुई है सारी क्या हुई है, जूलॉजी से ही हमारी हुई है। तो क्या हूं मैं, जूलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन हमारी मेन पेपर है वो जूलॉजी है। ओके, दैट ऑल सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने क्या कहा, सेल थ्योरी, देखिए सेल थ्योरी क्या कहता है, सेल थ्योरी यही कहता है, ध्यान से सुनिए, सेल थ्योरी कहता है कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे क्या चीज से बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि ऑल सेल्स आर अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल्स आए हैं वो पुराने वाले सेल से अराइज होके आए हैं। कौन ऐसा कहते हैं, ऐसा सेल थ्योरी कहता है। सेल थ्योरी को कौन दिया, 2 साइंटिस्ट दिए, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। सॉरी, तो पूरा नाम तो लिखा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना। सेल थ्योरी कब आया, 1838 से लेकर के 39 ईस्वी में आया। ओके, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया इसमें, 90 वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स, है ना, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक मिनट में थोड़ा सा इसको बोर्ड को हाँ, फिर क्या हुआ, सेल थ्योरी फर्दर एक्सपेंडेड, कौन किए, भर्चो, रॉबर्ट भर्चो, है ना, भर्चो आए, उन्होंने ये सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया 1855 में। कब, 1855 में, है ना, सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940। सोचिए हम लोग कहां चले थे, 1665 में। देखिए, अच्छा, अब आपके दिमाग में बात आ रहा था कि सर रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का खोज कर दिया था, लेकिन 1940 में यहाँ कैसे इतना समय लगा, इतना समय कहाँ गया, 200 साल 150 साल कहाँ गया। मैं आपको बता दूं, उस समय भी काम हो रहा था, लेकिन उस समय आज के जमाने जैसा डिजिटल मीडिया, इंटरनेट जितने भी हैं नहीं थे उस समय, और ना ही किसी प्रकार का इतना कोई टेलीफोन वगैरह था, काम हो रहा था, और ना ही इस प्रकार का कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। इस वजह से क्या हुआ था कि डायरेक्ट 1665 के बाद हम बाद में देख पा रहे हैं, नजर आया क्या, 1838, 39, 1855, 1940 आया। हालांकि बीच में काम हुआ। अब तो हम लोग 2025 में जी रहे हैं, तो मोर एंड मोर एडवांस लेवल हम लोग हैं। तो इसके पीछे भी क्या है, बहुत मिस्ट्री है, कहानी है, जो हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ नोन दैट सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। देखिए, अब जैसे सेल का पता चल गया, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, इन्वेंशन होता जा रहा है, लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में लोग जान जा रहे हैं, है ना, लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में जान रहे हैं। अब देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है, जैसे कि यूनिसेलुलर में क्या दिखाया, वहां पे अमीबा दिखाया, यूनिसेलुलर में क्या दिखाया, यहाँ पे एक अमीबा था ना, हाँ, अमीबा, AMOBE, अमीबा हो गया। क्लामाइडोमोना, सर अमीबा तो पोटिस्टा में आता है, क्लामाइडोमोनास किस में आता है, क्लामाइडोमोनास एक प्रकार का एल्गी है, तो ये भी यूनिसेलुलर एल्गी हो गया। पैरामीशियम, ये भी क्या है, प्रोटोजोअन्स में आते हैं, लेकिन ये भी क्या है, यूनिसेलुलर में है। बैक्टीरिया भी की यूनिसेलुलर है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिसेलुलर का एग्जांपल याद रखिएगा, एनसीईआरटी में जो लिखा है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश, अरे यार मेरे साथ में आप एनसीईआरटी लेकर बैठिए। यूनिसेलुलर में जो एनसीईआरटी एग्जांपल है क्या क्या है,
आप देख पा रहे हैं, आपने अमीबा को देखा जी, अमीबा को देखा, आपने कला, आपने कला माइडो, अपने कलामाइडो मोनास को देखा, जी हाँ देखा। आपने पैरामीशियम को देखा, हाँ देखा, पैरामीशियम को देखा। आपने बैक्टीरिया को देखा, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लामाइडोनास, अमीबा। एक और मेरे तरफ से ले लीजिए, मेरी तरफ से क्या ले लीजिए, यूग्लिना को ले लीजिए, है ना। एक सारे सारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्या है, यूनिसेलुलर है। चलिए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल, हम आप सब सिंगल हैं, है ना। Unisingle. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function into form various body parts in multicellular organism. Multi माने many, such as fungi. देखिए fungi multicellular, plants and animals. ये सारे सारे क्या है, multicellular. देखिए, कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यस, मैंने बताया आपको, यूग्लिना ले लीजिए, यूग्लिना ले लीजिए, क्लामाइडोमोनास ले लीजिए, इससे और क्या आया, यूनिसेलुलर ही तो आया ना। Every multicellular organism has come from a single cell. How? Cells divide to produce cells their own kind. All cells thus come from species. Yes. देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छी लाइन एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी अच्छा लाइन क्या लिखती है, कहा जा रहा है क्या कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही आए हैं। यस, देखिए कैसे आए हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। जैसे कि अभी हमने देखा क्या कि सिंगल सेल था, ये देखिए यूनिसेलुलर है। अब क्या हुआ, इसमें प्रॉपर डिवाइड हुआ, डिवीजन हुआ। जब ये डिवीजन हुआ तो ये एग्रीगेट करके मोर देन वन टाइप ऑफ सेल बन गए। क्या बन गए, मेनी सेल्स, बहुत ज्यादा सेल, डिफरेंट तरह का बन गए सेल। क्या बन गए, डिफरेंट तरह का बन गए। अब ये थे सिंगल सेल, एक ग्रुप में थे, एक ग्रुप में थे, ये क्या थे, एक ग्रुप में थे। इन्होंने लगातार डिवीजन किया। देखिए यहां लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। यस, हाउ, कैसे, कैसे, तो सेल डिवीजन, ड्यू टू सेल डिवीजन ग्रोथ, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल्स ने क्या क्या, डिवाइड किया। देखिए अब ये डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया अपना। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब क्या, जो भी सेल्स आए हैं वो अपने पुराने वाले सेल से ही आए हैं। इसलिए कहते हैं ना, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बोलते हैं कि नहीं हम लोग बोलते हैं ना कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलिए, ये तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा ये वाली स्लाइड की बात हुआ। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए कुछ एक्टिविटी है, क्या है लिखता है एक्टिविटी में, मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि वी कैन ट्राई टू प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ लीफ पिल्स, टिप ऑफ रूट्स, ओनियन, इवन पिल्स, ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज। आप क्या कीजिए, आप ओनियन के प्याज की छिलकों के लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा क्या कीजिए, देखिए। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट यूज डू ऑल सेल लुक अलाइक टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, डू ऑल लुक अलाइक इन टर्म्स शेप ऑफ साइज। यस, कुछ आपको राउंड दिखेंगे, कुछ आपको क्या दिखेंगे, कुछ आपको राउंड दिखेंगे, कुछ आपको ओवल दिखेंगे। डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, यस, अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे। कुड वी फाइंड डिफरेंस अमंग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, यस, हाँ हम फाइंड भी कर सकते हैं। अरे सीधी सी बात है, कुछ आपको सेल जो है इलोंगेटेड दिखेंगे, कुछ आपको ओवल दिखेंगे, हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। भाट सिमिलरिटी कुड बी फाइंड, सब में सिमिलरिटीज आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि सारे में क्या आपको दिखने का, प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, सब में आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। ये रहा कुछ कुछ बातें एनसीईआरटी की। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या कहती है एनसीईआरटी। आगे देखिए एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम एनसीईआरटी लाया है आपके लिए। कह रहा क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल डिफरेंट काइंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के पास सेल्स ऑफ डिफरेंट तरह के होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। देखिए ये हमारे बॉडी के अंदर है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग स्मूथ मसल सेल है, क्या है, स्मूथ मसल्स है, जो कि जिसका ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा पूरा, बीच में न्यूक्लियस। देखिए ये क्या है, स्मूथ मसल सेल है। आपका ब्लड सेल्स है, आप देख पा रहे हैं आरबीसी, क्या है, आरबीसी। हाँ, ये बात अलग है कि आरबीसी में न्यूक्लियस
नहीं होता है। ओके, ये ब्लड सेल है। फिर आप देख पा रहे हैं नर्व सेल, नर्व सेल में आप देख पा रहे हैं इसका क्या नाम है, डेंड्राइट। सर आप क्या, डेंड्राइट्स, 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 डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, है ना। एक जॉन सर, क्या सर आप ऐसा बना रहे हैं, मत बताइए हम लोग को, है ना, नहीं बताइए हम लोग को। अच्छा ठीक है, ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। ए सिनेप्टिक नो, तो नर्व सेल इस तरह का होता है। देखिए नर्व लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल्स, लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो ऑस्ट्रोच का एक आता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं क्या, लॉन्गेस्ट नर्व सेल, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल का क्या नाम है, नर्व सेल। देखिए आ गया ना। चलिए, ये आप देख रहे हैं ओवम है, फीमेल में, फीमेल में ओवम है जो कि क्या, हेप्लॉइड है। फिर बोन सेल्स देख पा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, हड्डी में। अब ये मेल का क्या है, स्पर्म है, ये भी हेप्लॉइड है। अब देखिए फिर ये क्या देख रहे हैं, एडिपोज टिश्यू है, कौन सा है, एडिपोज। सर टिश्यू तो पढ़े ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम में दिया हुआ जो। ओके, तो यहां आपने क्या देखा, आपने यहाँ क्या देखा, आपने बहुत सारे वेरियस सेल देखा आपने कि यहाँ पे क्या है, किसको क्या बोल रहे हैं, आप इन्होंने इन्होंने देखा आपने। ओके, चलिए अब मूव करते हैं दूसरी स्लाइड पे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलिए मूव किया हमने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, उस पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखती है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आप खोल कर बैठिए, लेकर बैठिए, ताकि आपको और सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। बिल्कुल सही, आपने अमीबा को देखा, इरेगुलर शेपेड का होता है, कोई शेप ही नहीं है यार। इन सम केस द सेल शेप वुड मोर लेस फिक्स्ड पेक्युलर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल में देखा आपने फिक्स था। एग्जांपल नर्व सेल जो देखें वो टिपिकल शेप है। इच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर characteristics of all living forms. How does living cell perform this basic function? देखिए सीधा सी बात है, ये जो पूरा स्लाइड देख पा रहे हैं, इस स्लाइड का मतलब यही कहा गया रहा कि तरह तरह का डिफरेंट तरह का जो शेप है, जैसे स्टोमक है हम लोग का, वहां भी सेल्स होंगे। हमारा न्यूरॉन्स है, वो भी एक तरह का सेल है। हमारा ब्लड आरबीसी है, वहां भी सेल्स है। हमारा हार्ट, किडनी, लिवर, एवरीथिंग इज द मेड अप ऑफ सेल्स। तो वही एनसीईआरटी लिखती है कि डिफरेंट तरह का सेल्स जो है अलग अलग, चाहे आप ह्यूमन बॉडी के हार्ट का ले लीजिए, अभी बताया मैं। ह्यूमन बॉडी में स्टोमच और डाइजेस्टिव सिस्टम का ले लीजिए, वो बताया मैं। तो ये सब लगातार आप देख पा रहे हैं। तो देखिए हमने इसको एक कलर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ये बता रहा था मैं आपको क्या, कि हार्ट में कुछ सेल्स दिखेंगे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टोमक ले लीजिए, आपका जो आपका पेट वाला हिस्सा है स्टोमक का, वहां भी सेल्स आपको दिखेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अलग अलग तरह का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये आपने देखा। तो आगे देखिए, आगे हम ले चलते हैं आपको, एनसीईआरटी क्या कहती है आगे। हाँ देखिएगा, कहा जा रहा है क्या कि ये बस वही कहानी तरह का है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बिल्कुल सही है, अलग अलग पार्ट्स ह्यूमन बॉडी का अलग अलग फंक्शन है। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट पंप ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड। बिल्कुल सही है, हम लोग का हार्ट क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, स्टमक में फूड डाइजेशन होता है। उसी प्रकार हमारा जो बहुत तरह का सेल्स है, स्पेसिफिक कंपोनेंट नोन एज ऑर्गेनल्स। Each kind of cell organelle perform a special function, such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. आपने देखा ये सारे सारे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। It is interesting that all cells are found have the same organelles, no matter what their function or what organ they are found in. मतलब क्या कर रहा है, कह रहा ना कि बहुत सारे सेल्स सेल्स जो हैं सेम ऑर्गेनल्स में भी मिलते हैं। जैसे कि आप बात कीजिएगा, देखिए हमारा बॉडी के अंदर लिवर देखिए, किडनी देखिए, तो वो सब क्या है, हमारा ऑर्गेन है, ये क्या है, ऑर्गेन्स है। वहां भी ये काम करते हैं सेल। हाँ,
अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है एनसीईआरटी, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, करा हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो हु डिस्कवर्ड सेल्स आपको पता है 1665 में कौन आए थे, रॉबर्ट हुक। कैसे उन्होंने खोज किया था, रॉबर्ट हुक सेल कैसे उन्होंने, एंड हाउ कैसे कैसे उन्होंने देखा था, तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। मैं आंसर भी देते जा रहा हूं आपका, ठीक है। व्हाई द सेल्स कॉल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल लाइफ। हम लोग सेल को क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज दे एवरी सेल हैज बीन ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एवरी सेल हैज बीन ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। जितने भी सेल हैं सबका अपना 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 स्ट्रक्चर है और अपना वर्क। अभी देखा ना, अरे हार्ट के पास जो सेल्स थे वो कुछ और काम कर रहे थे, आपके स्टमक वाले जो सेल्स हैं वो कुछ और काम कर रहे थे। तो बेसिकली उनका एक स्ट्रक्चर है और अपना एक अलग फंक्शन है। इस तभी तो हम लोग बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ बोलते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बता दिया अपना, क्या कहा था कि व्हाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज दे हैव बीन एवरी सेल हैज बीन ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सारे सेल का अपना अपना स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, इस वजह से हम क्या कर रहे थे, उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे। फिर एनसीईआरटी इसी में लिखती है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। हाँ, क्या कर रही है, कह रही है कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अब इसी में वो दिखाना चाह रही है कि हम क्या क्या देख पा रहे हैं। तो वही कहा जाए कि हम एक माइक्रोस्कोप लिए हैं, माइक्रोस्कोप से बहुत सारे फीचर स्ट्रक्चर को हम देख पा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं इसमें। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे है, कहा जा रहा है क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एवरी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद दिस इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर, लेट अस सी हाउ। देखिए सबका अपना अपना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखा, न्यूक्लियस को देखा, साइटोप्लाज्म को देखा। अब इसमें एक आती है बहुत ही प्यारा स्टडी करना है आपको, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि पीएम 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 को ही आप सीएम बोलिए। यहां मत समझिएगा कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर और सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, नहीं। पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीएम का मतलब सेल मेम्ब्रेन। ओके, आइए देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। कहना है क्या, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिएगा जब आप डायग्राम बनाते होंगे, मैं यहाँ पे स्लाइड को ऐड कर लूँ क्या, स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ, चलिए थोड़ा सा सेट कर लिया समझाने के लिए मैं क्या हूँ यार, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, हाँ चलो ठीक तो है, ओहो वाह गुड। देखिएगा मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे ले रहा हूँ क्या कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर। देखिए जैसे कि हमने क्या किया, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। हाँ देखिएगा बीच में हम लोग दिखाते हैं क्या, न्यूक्लियस अगर प्लांट का बना रहे हैं तो हम लोग बड़ा सा व्हीकल्स दिखाएंगे, बड़ा सा व्हीकल्स दिखा देंगे, न्यूक्लियस को साइड में दिखा देंगे हम लोग। बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि आप एक सेल में देखते हैं क्या, तो ये सर क्या है, ये आपका व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम है, जिसको आप सीएम भी बोल रहे थे, ठीक है। और अब इसके एक बाहर से एक लेयर होगी, ये क्या होगी, बाहर से लेयर होगी, जिसको आप क्या बोलते थे, सेल वाल, है ना, सेल वाल। ये क्या था, ये आपका था ये था आपका नॉन लिविंग, जबकि ये सब सारा क्या है, लिविंग है, ये सब सारा क्या है, लिविंग है। तो अभी हम किसके बारे में एनसीईआरटी बात कर रही है, एनसीईआरटी बात कर रही है इसके बारे में, किसके बारे में, इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके देखिएगा, हाँ आ गया, कहा कि दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। अभी बताया मैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल
cell membrane that separate the content of the cell from its external environment. The plasma membrane allows मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ. The plasma membrane allow the permit the entry and exist of some material in and out of the cell. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बहुत सारे मटेरियल को अंदर बाहर वो मेंटेन रखती है. It also prevent movement of some other materials. The cell membrane therefore it is called a selective permeable. हाँ देखिए आगे ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या, ये सबको अपने अंदर आने जाने नहीं देती है. जैसे कि आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो आप जैसे मूवी देखने के लिए गए हैं तो क्या सारे लोग मूवी के अंदर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि जिनके पास मूवी की टिकट होगी वही लोग दरवाजा के उस पर जाएंगे, और जिनके पास टिकट नहीं हो. अब मैं आप लोगों के सामने देखा, यार मेरा स्टूडेंट लोग मूवी देखने जा रहा है, मैं भी चला गया पीछे पीछे. अब मैं भिखारी गरीब जैसे आदमी, आप जो है अंदर टिकट लिए हुए हैं, मैं वहां गया, गार्ड ने पूछा टिकट, मैं चेहरा देख रहा हूं, तो क्या मुझे मिलेगी एंट्री? नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि वहां पे एक तरह का मेम्ब्रेन लगा हुआ है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन. वो सेलेक्ट कर रहा है. क्या सेलेक्ट कर रहा है? कि जिसके पास टिकट होगी वही अंदर को जाएंगे, और नहीं होंगी वो बाहर आ जाएंगे. तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है. ओके चलिए, ये तो आपको याद ही हो गया होगा. अब देखिए आगे हम लोग कंटेंट को कंटिन्यू करता हूं मैं. करा हाउ डज द इम्प्रूवमेंट ऑफ how does the movement of substance take place into the cell? How does substance कैसे मूवमेंट करता है? अरे यार कैसे मूवमेंट करता है? आपने देखा ना, उसमें उसके अंदर क्या था? प्रोटोप्लाज्म था. प्रोटोप्लाज्म ही तो आपको हेल्प कर रहा था. Some substance like कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. बिल्कुल सही. कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहा था, ऑक्सीजन मूव करेगा, वाटर मूव करेगा, सारा सब सही रहा है. जो कि क्या डिफ्यूजन के थ्रू होगा. सम सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन होगा. क्यों होगा? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन समझ आएंगे. वी हैव स्टडी अर्ली चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इसके बारे में. उसी में कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स लो. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन भी बोलेंगे. चलिए ये वाली भी बात हमारी क्लियर हो गई. अब कुछ दिया गया यहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. हाँ देखिएगा ध्यान से. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 हो गया, cellular waste and required to be excreted out by the cell accumulate in high century inside the cell. In the cell external environment, the concentration of the CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is difference of concentration of CO2 inside and outside cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration by process called diffusion. अभी देखा हमने कि क्या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का जाना डिफ्यूजन कहलाता है. अभी हम लोग देखें इस बात को. चलिए कथा फिर थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है. हो गया हमारा तक यहां तक. कराया क्या? वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अब बिल्कुल सही है. वाटर मॉलिक्यूल का जब मूवमेंट होगा कहां से? थ्रू सेलेक्टिव मेम्ब्रेन से. जो हमारा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां से होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ऑस्मोसिस करेंगे. अरे आपने देखा होगा ना किशमिश वगैरह को, किशमिश को पानी में डालते हैं तो क्या होती है? वो क्या होती है? किशमिश वो फूल जाती है. ऑस्मोसिस. ये डायग्राम हमारा क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखिए. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. बिल्कुल सही है. वो डिपेंड करता है कि वाटर में कितना सब्सटेंस है. अगर हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो डिपेंड करेगा, लो कंसंट्रेशन रहेगा तो इस पर भी डिपेंड करेगा. कराया क्या? दस ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. कराया अब देखिए कुछ पॉइंट दिया जा रहा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं.
क्या सोचते हैं? तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट में क्या, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या दिखाया है एनसीईआरटी। तो कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट में वही कहा दिया गया कि आप वाटर कंसंट्रेशन को रखिए, वाटर कंसंट्रेशन को दिया जा रहा है, फिर इसको हम लोग आउट साइड सोल्यूशन में रखते हैं हाइपोटोनिक में। अरे देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा हुआ। देखिए हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, एक हाइपोटोनिक में किसी चीज को रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, उसमें गेन कर जाएगा, क्या होगा, गेन हो जाएगा, यानी कि वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा हाइपोटोनिक में। दूसरा क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा हाइपरटोनिक। क्या होगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो वो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, पिचुक जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, आप क्या कीजिए, किशमिश को वाटर में डालिए तो आप देखेंगे किशमिश फूल जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का कंसेंट हो रहा है यहाँ पे, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सब होगा। अब किशमिश को लीजिए, अब उसको आप शीरा में डालिए जहां आपका चाशनी बना हुआ, देखिएगा किशमिश सिकुड़ जाएगा, पिचुक जाएगा, इसका मतलब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में था। ओके क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको? ओके अब आइए, वही कहानी यहाँ तक चल रही है कि आप करना है वही हाइपरटोनिक। देखिए आ गया ना, हाइपरटोनिक में अभी बताया मैं कि सेल वाल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस सच ए सॉल्यूशन नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा, अंदर का मटेरियल से पानी निकल जाएगा बाहर, तो वो क्या हो जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा मटेरियल तो उसका साइज क्या हो जाएगा, पिचुक जाएगा। तो ऐसा किसमें होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे क्या है, सिल्की मरमेल है। अब यहाँ पे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बस वही अब क्या आप सेल को निकाल दिया ऑस्मोसिस में, ये भी एक्टिविटी आपका है, ठीक है, एक्टिविटी। अब कुछ कुछ यहाँ पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहती है। देखिए करा यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही है। Diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. बिल्कुल सही है, जितने भी तरह का एनर्जी है सब अपने ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी को एक्वायर करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आता हूं मैं, इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होते हैं जो कि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज के बने होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। बेसिकली अब आगे स्टैंडर्ड क्लास में पढ़िएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप ऐसे से टीचर बनाएंगे आपको, इस तरह का देखिएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाया जाएगा ऐसे करके। आप इधर देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, हेड बोलेंगे, इसको आप हेड बोलेंगे, इसको आप टेल बोलेंगे। बेसिकली ये क्या था, लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ताकि तभी तो मटेरियल को अपने अंदर लेगा। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर द फूड थ्रू द सच प्रोसेस। अमीबा में क्या होता है, इंडोसाइटोसिस। तभी तो देखते हैं ना अमीबा को जो इरेगुलर सेपरेट होता है इस तरह का, यहाँ न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भरा हुआ। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे फूड आया तो क्या होता है, जैसे फूड को देखा यहाँ पे फूड वेहिकल बना, अमीबा फूड को अंदर ले लिया, देखे थे ना। तो ये था उसमें आपका कहानी। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, कुछ अब सेल वॉल के बारे में देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, अब यहाँ से क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स हमारा आ जाएगा। जैसे सेल वॉल आ गया, हम लोग फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा प्लांट का सेल वॉल कुछ नहीं, प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना होता है किसका, सेल्यूलोज का। सबको पता है कि प्लांट का सेल वॉल बना होता है किसका, सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक तरह का क्या पॉलीसैकेराइड है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। कहते हैं कि प्लांट सेल एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। बिल्कुल सही है,
सेल वॉल आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी बताया मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, बताया ना कि प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। ध्यान दीजिए, हाँ एनिमल सेल में एनिमल सेल में सेलुलोज नहीं होता है, तो क्या होता है हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। करा के व्हेन लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट सेल वॉल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, बिल्कुल सही है, वो पिचुक जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या हुआ, देखिए अरे सीधी सी बात, देखिए क्या कहा जा रहा है। अब प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। कह रहा क्या, का लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि आपका सेल वॉल था और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ कि ये जो वाटर का लॉस हो गया, क्या हुआ, ऑस्मोसिस वाटर का लॉस, वाटर का लॉस, वाटर का लॉस। जैसे ही वाटर का लॉस होगा तो इसका साइज देखिएगा पिचुक जाएगा, क्या होगा, पिचुक जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस हम लोग बोल देते हैं। ओके, तो यही था यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है आपको मैं देखता हूँ, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बाद आपको है थोड़ा सा, सेल वॉल के बाद आपको जो दिया गया है कौन है, सेल वॉल के बाद आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, हाँ बस वही था ये, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक अभी आपने देखा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपर में क्या, हाइपर में क्या हो रहा था, हाइपो में क्या हो रहा था, वही आपने देखा। तो वही था, सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, सेल वॉल परमिट क्या था, सेल्स वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया। ध्यान दीजिए, कुछ कुछ मैं लिखा देता हूं। प्लांट का सेल वॉल, मैं प्लांट का सेल वॉल बना था सेलुलोज का, ओके। फंजाई का सेल वॉल बना था काइटिन नोट चिटिन। बैक्टीरिया का सेल वॉल बना था, अब जगह नहीं आप मेरे साथ बुक में, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता पॉलीसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड का सेल वॉल। एनिमल का सेल वॉल बना होता है, मूर्ख हो आप जो कि आप लिख सुन रहे हो कि सेल वॉल होता है, आप जानते हो कि एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है। चलिए हो गया, अब इसको आप कर लीजिएगा, ओके। करा फिर क्या आगे, with stand very dilute hypotonic external medium without bursting. In such media the cell tend to take up water osmosis. बस वही कहानी यहाँ पर है कि आप इसी सी बात देखिए, किसमिस को रखते हैं तो फूल जाता है हाइपोटोनिक, किसमिस पिचू गया हाइपरटोनिक हो गया। ओके, अब आइए न्यूक्लियस के बारे में, हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस क्या चीज है ना, न्यूक्लियस क्या चीज है। देखिए न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन क्या था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट, न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या कहा कि टेम्पोररी अमाउंट ऑफ ओनियन पिल लिया था, उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली, सम ऑफ द रीजन अपीयर डार्कर अदर रीजन। बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में बहुत सी जानकारी आपको मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी क्या लिखती है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। हाँ देखिए, तो न्यूक्लियस के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है, करा न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर नॉट अ सिंगल लेयर। ध्यान दीजिएगा, कवरिंग कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस के कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज द साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही है। अरे न्यूक्लियस को भी तो अपना अपना क्या चाहिए, अंदर का मटेरियल बाहर, बाहर का मटेरियल अंदर को रखने के लिए, तो उसके लिए क्या रहेगा, न्यूक्लियर पोर रहेगा, ठीक है।
न्यूक्लियस के पास क्या रहेगा, न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम रहेगा जो कि विजुअल होगा रोड सेपेड स्ट्रक्चर। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या हुआ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ओके, फिर मॉलिक्यूल्स क्रोमोजोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम क्या चीज का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, याद रखिएगा। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। इन अ सेल विद नोट डिवाइडिंग दिस डीएनए प्रेजेंट टाइप पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल विजुअल इंटेंजिबल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैं स्लाइड को ऐड करता हूं, ठीक है, मतलब मजा आएगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस की डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहाँ पे। ओके, न्यूक्लियस हमारा सिंगल है कि डबल है, सर अभी देखा हमने डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस में क्या होती है, न्यूक्लियर पोर होती है, जैसे कि मैंने बताया बताया बताया। ओके ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्लाज्म है, न्यूक्लियस प्लाज्म है, प्लाज्म है, प्लाज्म है, प्लाज्म है, प्लाज्म है। ओके, इसमें हमको मच क्वाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखा, जिसको आपने डीएनए कहा। ओके, ये बाहर का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, आउटर, ओ एम लिखेंगे तो समझिएगा आउटर मेम्ब्रेन, आई एम लिखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन, है ना। ओ एम, है ना, ओ एम लिखा था आउटर मेम्ब्रेन, आई एम लिखा था तो इनर मेम्ब्रेन, अब पीएम लिखा तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है, इसको याद रखिए, क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर स्पेस। ओ एम बाहर वाली, आई एम अंदर वाली, आई एन एस इंटर न्यूक्लियर स्पेस, दोनों के बीच का स्पेस को बोलते हैं। ये वाली स्पेस, ये वाली जो देख रहे हैं ना, ये वाली है ना, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। अंदर क्या है, डीएनए है। अब डीएनए का फुल मत पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, बता चुका हूं मैं। अंदर क्या है भरा हुआ, लिक्विड के रूप में भरा हुआ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इसमें जो देखिएगा, तो जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए क्रोमैटिन, ये धागा नुमा स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, ये क्रोमैटिन है। ये क्या है, क्रोमैटिन है। अब क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, बाहर हमारा क्या है, इधर तो बाहर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, डक 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 डक, ये बाहर क्या बना हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है पूरा। तो बेसिकली क्या होगा, अंदर का मटेरियल बाहर आना है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, अंदर का मटेरियल बाहर, अब बाहर का अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। अब मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूज करने से, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के फ्यूज करने से बनता है न्यूक्लियर पोर बनता है, जो कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर को सबस्टांस जाता है। क्लियर हो गया न्यूक्लियस हमारा। चलिए अब आते हैं यहाँ एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी वही कर रही थी जो हम बता रहे थे, जो मैं बता रहा था वो एनसीईआरटी यहाँ कर रही है। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर, ओहो क्या, nucleus play a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and form two new cells. It also play a crucial part along with the environment. ओके, तो देखिएगा यहां ध्यान से, इन सम ऑर्गेनिज्म, हाँ, चलिए देखिए, करा न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन, न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन, न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल,
क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है? चलिए, न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन में, प्रोसेस बाय भी सिंगल सेल डिवाइड करेगा, वो अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid। तो क्या पूछेगा, तो न्यूक्लियोइड किसमें होता है, न्यूक्लियोइड आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। ओके, करा क्या, सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब देखिए यहां से आ गया, यहां से क्या आ गया, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, और जिसके पास होगा वो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग यूकैरियोट्स बोलेंगे। देखिए, प्रोकैरियोट का मतलब, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। देखिए लिखा हुआ है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव या प्राइमरी, कैरियोटाइप माने कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिसके पास पुराने तरह का न्यूक्लियस हो प्रोकैरियोटिक। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट, और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो यूकैरियोट हो जाएगा, नहीं है वो प्रोकैरियोट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अब आगे हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, देखिए डायग्राम में, डायग्राम जो देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी का जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप, देखिए। देखिए कराकी यूकैरियोटिक सेल, मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन द यूकैरियोटिक सेल। देखिए कहता है क्या कि क्लोरोफिल एक बैक्टीरिया होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभी अच्छा बैक्टीरिया का नाम था जिसका नाम था क्या हम लोग, क्लोरोफिल सेट परफॉर्म पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द, हाँ यही था यूकैरियोटिक सेल। जैसे डायग्राम में देखिए, देखिए ये क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं फ्लैजिला, ये क्या है, फ्लैजिला देख पा रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम देखा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा, सेल वॉल दिखा, न्यूक्लियोइड देखा। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी का है, जिसको आप क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया आप कहते हैं। ओके, तो ये आपने यहाँ पे देखा सेल वाल देखा, सेल वाल आपने देखा, सेल और आपने क्या देखा, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म हम लोग क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म वगैरह है जो कि हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट में, अब साइटोप्लाज्म बचेगा जो कि, तो कि हम लोग क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म बचा हुआ है हमारा, और और क्या है, साइटोप्लाज्म बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचेगा हमारा, देन देन स्ट्रक्चर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बाद क्रोमोजोम, हम लोग क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्रोमोजोम, एक इसका एक पार्ट सेकेंड ले लेंगे हम लोग, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, हमने सेल वॉल पढ़ लिया, और हमारा साइटोप्लाज्म वगैरह नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, लगातार रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।